हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर एप्लीकेशन वगैरह भी देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, ठीक है ना, और यही एनएलएम सेकेंड था। और एनएलएम सेकेंड को एक तरीके से और लिखा था हमने, एफ इज इक्वल टू एम ए, भी एनएलएम सेकेंड था। कुछ इस पर भी न्यूमेरिकल आज देखेंगे हम, ठीक है। एनएलएम सेकेंड फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हमने लिखा था F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। और अगर यहां पर हम एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल लिख लें डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करें, ठीक है ना। एम कॉमन ले रहे हैं इसमें, वी फाइनल क्या होता है, वी होता है, वी इनिशियल क्या होता है, यू होता है, डिवाइडेड बाई टी, और ये रहेगा फोर्स। ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन एक्सेलरेशन रहेगा, तो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगा हमें ma, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों एनएलएम 2 ही हैं, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन ही है दोनों, ठीक है ना। अगर हमसे बोला जाएगा कि F इज इक्वल टू एम ए प्रूफ करो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये इक्वेशन लिख लेंगे। और अगर हमसे पूछा जाता है कि F इज इक्वल टू एम ए से इनको डिराइव करो, ठीक है ना, तो यहां पर एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा V की जगह ध्यान से देखना, डेल्टा V की जगह लिखेंगे हम V माइनस यू, ठीक है ना, और डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं हम टी। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर एम वी माइनस एम यू लिखें तो यही तो चेंज इन मोमेंटम है, और डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहां मिल जाएगा हमें चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो यही फोर्स रहेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके स्कूल में पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन डिराइव करो, या फिर इस इक्वेशन से ये इक्वेशन डिराइव करो, या फिर इस इक्वेशन से F इज इक्वल टू एम ए डिराइव करो। तो ये कैलकुलेशन तो कर लेंगे हम, समझ रहे हैं ना। इसको पॉज करके लिख लो। अच्छा, अभी तो नहीं, नेक्स्ट 11th क्लास में जब हम जाएंगे तब वहां देखेंगे कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी बोलते हैं। वैसे तो हमने बताया है एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ये रहेगा, और dp को m dv लिखते हैं, ये 11th में देखेंगे हम, dp को हम m dv लिखेंगे, ठीक है ना। तो dp अगर m dv रहेगा, ठीक है, तो यहां पर dp आ जाएगा और dp बाई dt भी फोर्स हो जाएगा। तो एक और भी रिलेशन मिल रहा है, ध्यान से समझना। ये जो इक्वेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये कह रहे हैं कि p का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर स्लोप ऑफ p वर्सेस t, ठीक है ना, इज फोर्स। p वर्सेस t का स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा, ये भी हमें दिमाग में रखना है। p वर्सेस t का स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। p वर्सेस t का स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा, ठीक है। कहीं पर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसका स्लोप देखना है हमें, तो वो स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा, ये दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। तो एक चीज ये रखना है, बाकी ये डेरिवेशन तो रहेंगे, वो दिमाग में रख ही रहे हम, और ये भी और ये भी, ठीक है ना, एनएलएम 2 है, दोनों एनएलएम 2 हैं, ठीक है। अब ध्यान देखना है कि स्टेटमेंट लिखना है यहां पर हम, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो देन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, ध्यान से देखना। अगर फोर्स जीरो हुआ तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है ना। मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब है फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। पी एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम, पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, या फिर फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हमें आइडिया है। और अगर फोर्स जीरो हुआ तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस डेल्टा टी को यहां से कट करो और यहां मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा टी का, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जीरो। इसका मतलब पी फाइनल क्या हो जाएगा, पी इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ये याद रखना है, टिक वगैरह करने के लिए यूज में आएगा। या पूछ लेंगे कमेंट अबाउट मोमेंटम व्हेन फोर्स इज जीरो, ठीक है ना, ऑन अ बॉडी, ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो ये लाइन जो है काम के रहेंगे हमारे लिए, इनको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, एक टर्म देख रहे हैं हम, एवरेज फोर्स, ठीक है ना। एवरेज फोर्स जो है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी रहेगा। ये तो पहले ही देख चुके हैं फोर्स की डेफिनेशन, और इसी को एवरेज फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जहां भी कहीं बोला जाएगा एवरेज फोर्स एक्टिंग, या 9th क्लास में वैसे तो बोला जाता है फोर्स एक्टिंग ही, ठीक है ना। 9th में तो यही फोर्स एक्टिंग भी रहता है। और अभी हम करेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, इसलिए हम लिख रहे हैं यहां पर एवरेज, एवी स्टैंड फॉर एवरेज। एवरेज फोर्स कितना रहेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी रहेगा, ठीक है। और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है ना। कभी कभी इसको लिखेंगे पी फाइनल एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये रहेगा एवरेज फोर्स। पॉज करके इसको भी लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चेंज इन मोमेंटम करने में ध्यान समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है v मान लो, और फाइनल वेलोसिटी लेट्स जीरो हो गया, ठीक है ना। और यहां पर टाइम जो लगा, दिस इज t, जो टाइम लगा t इज इक्वल टू जीरो से लेकर t टाइम लगा मान लो, ठीक है ना। तो यहां पर जो एवरेज फोर्स होगा, एवरेज फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो माइनस एम वी डिवाइडेड बाई टी, जो टाइम टेकन होगा और चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स किधर लग रहा होगा, डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन बताओ, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहे हैं फोर्स, की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहे हैं फोर्स। तो यहां पर चूंकि नेगेटिव साइन आ गया है, ठीक है ना, फोर्स का आ गया है नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक टर्म आता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, या वैल्यू ऑफ फोर्स पूछेंगे, या इंपैक्ट ऑफ फोर्स बोलेंगे हमसे, ठीक है। तो फोर्स जब ज्यादा रहेगा तो हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फोर्स ज्यादा है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है। फोर्स का वैल्यू कम रहेगा तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ फोर्स कम, मैग्नीट्यूड मींस अगर कम रहेगा तो हम बोलेंगे फोर्स का वैल्यू कम है, फोर्स का इंपैक्ट कम है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अगर टाइम लार्ज हुआ, टाइम लार्ज हुआ तो फोर्स हो जाएंगे स्मॉल। अगर यहां पर कोई क्वांटिटी है टाइम, वो लार्ज हो रहे हैं नीचे, तो लार्ज नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो फोर्स स्मॉल आ जाएगा। अच्छा, स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए फोर्स क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। मतलब अगर रुकने में टाइम ज्यादा लगा, रुकने में टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम हो जाएगा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। रुकने में अगर टाइम ज्यादा लगा, वहां पर फोर्स कम हो जाएगा, ये इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और अगर टाइम कम लगा, अगर टाइम कम लगा तो वहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगेगा, ज्यादा वैल्यू का लगेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलिए, इसको भी लिख लेना है, एक स्पेशल केस है, इस पर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन भी देखेंगे हम, ठीक है ना। इनको अलग से लिख लेना। इफ फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो इन टी टाइम,
इफ वेलोसिटी बिकम 0 इन टी टाइम, तब ये रहेगा केस। ठीक है, चलिए अब देखना ध्यान से ये क्वेश्चन। अ कार विथ मास 1000 kg is traveling at a speed 14 meter per second. The driver brakes for 10 seconds, bringing the car to a stop. What is the force acting on car? तो यहां पर ये ब्रेक अप्लाई किया और इनकी वेलोसिटी 0 हो गए। ठीक है ना, 10 सेकंड में t इज इक्वल टू 0 था, यहां पर t इज इक्वल टू 10 सेकंड यहां पर है। ठीक है ना, और हमसे पूछ रहे हैं एवरेज फोर्स, तो फोर्स होता है डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा t, जो भी टाइम लगा। तो P फाइनल कितना है, ध्यान से देखना, P फाइनल कितना है 0। P इनिशियल कितना है, P इनिशियल रहेगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड। तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू मिलेगा, जो एवरेज फोर्स या 9 क्लास में हम फोर्स ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये मिलेगा 1400 न्यूटन। ठीक है ना, या 1.4 किलो न्यूटन ये फोर्स मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कार 1000 kg के थे। पॉज करके लिखना हो, लिख लो इसे फास्ट। चलिए यहां पर वैसा ही क्वेश्चन है, अ कार ऑफ 1000 kg मास ट्रेवलिंग एट स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ ट्रैफिक लाइट एंड डीएक्सेलरेट टू 0 इन 0.07 सेकेंड। ठीक है ना, बहुत जल्दी जो है ये रुक गए, समझ रहे हैं ना, बहुत ही कम टाइम में ये रुक गए, बहुत ही फास्ट रुके हैं ये 0.07 सेकेंड। जैसे कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है, वहां पर चेंज इन मोमेंटम बहुत ही कम टाइम में होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और P फाइनल कितना रहेगा 0 माइनस P इनिशियल। P इनिशियल है मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, तो इनको अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर कितना मिल रहा है, ध्यान देखना, फोर्स -14। ठीक है ना, 000 तो यही वाले हैं, और 2 0 यहां से भी आ जाएंगे। ठीक है ना, और 7 कट करेंगे और 14 से यहां आ जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा फोर्स -2000000। ठीक है ना, तो यहां मिल रहा है हमें फोर्स -2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा फोर्स है क्योंकि टाइम कम लगा है। ठीक है ना, टाइम कम लगा है रुकने में, तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स बहुत लार्ज रहेगा। इसमें इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। सेम जो है सिचुएशन थी पिछले वाले में, यहां पर ब्रेक अप्लाई करके ये रुक रहे थे, तो जब ब्रेक अप्लाई करके रुक रहे थे तो कितना फोर्स लग रहा था, ध्यान से देखना, यहां पर 1400 न्यूटन। ये कार के लिए बहुत कम फोर्स है। ठीक है ना, बहुत ही स्लो रुकेंगे वो जाके। ठीक है, और यहां पर जब कोलिजन वगैरह होगा तो कितना फोर्स लग रहा है, 2 लाख न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये 2 लाख न्यूटन, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा फोर्स है ये। ठीक है, कोलिजन में आ रहा है ये। चलिए, तो हम समझ सकते हैं इंपैक्ट ऑफ फोर्स जो है सेकंड वाले केस में ज्यादा है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है ना, जब टाइम कम लगा तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा रुकने में तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहला केस देख रहे हैं, जब भी फील्डर कैच करते हैं बॉल को तो थोड़ा अपना हाथ पीछे ले जाते हैं। ठीक है ना, अपना हाथ पीछे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम जो है यहां से यहां ज्यादा टाइम लग जाए, इसको बॉल को रोकना है। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम लगाकर ये रोकना चाहते हैं। ज्यादा टाइम लगाकर क्यों रोकना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया इन्होंने तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर टाइम बढ़ा दिया उन्होंने, कैच का टाइम बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो यहां पर फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहां लिख रहे हैं ड्यूरिंग कैचिंग अ क्रिकेट बॉल प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड सो दैट टाइम इंक्रीजेस एंड फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है ना, तो यहां पर ये अभी आप लिख लेना अपनी कॉपी में,
ये इंक्रीज कर गया और ये जो है डिक्रीज कर गया। तो जब भी ये पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ये कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो वहां पर ये फॉर्मूला जरूर बना दें हम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला जरूर लिख दें, ठीक है ना, कि टी इंक्रीज कर रहा है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग हाई जंप एथलीट लैंड ऑन कुशन और हीप ऑफ लूज सैंड ऑन ग्राउंड सो दैट टाइम इंक्रीजेज एंड फोर्स डिक्रीजेज। समझ रहे हैं ना, यहां पर लूज सैंड है, ठीक है, जब ये लैंड करेंगे इस पर, ठीक है ना, तो ये कुशन का काम करेगा, थोड़ा टाइम देगा ये, ठीक है ना, इनकी वेलोसिटी जीरो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हार्ड सरफेस रहेगा तो सडन वेलोसिटी जीरो होंगे, और सडन वेलोसिटी जीरो होंगे तो डेल्टा टी बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पर जो फोर्स आएगा, फोर्स का इफेक्ट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। जब ये कम हो जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर लूज सैंड है, लूज सैंड होने के कारण जो है इनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, कंप्रेस करेंगे उसको, थोड़ा नीचे जाएंगे, इनकी बॉडी थोड़ा नीचे जाएगी, तो तब तक जो है ये डेल्टा टी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और डेल्टा टी बढ़ गया तो फोर्स जो है कम हो जाएगा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा यहां पर। समझ रहे हैं, इस केस में भी वही, यहां पर जो है कुशन या फिर मैट्रिसेस वगैरह रखे गए हैं, कोई गद्दा वगैरह रखा गया है, ठीक है ना, तो मैट्रिसेस पहले कॉम्प्रेस होंगे, ठीक है ना, सडन उनकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, जैसे इस पर लैंड करेंगे ये थोड़ा टाइम लगेगा इनकी वेलोसिटी जीरो होने में, और टाइम जैसे ही लगेगा टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंजरी वगैरह जो आने के चांसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे। समझ गए। और हमने देखा होगा पैकेजिंग वगैरह में, ठीक है ना, डिलीवरी वाले के सामान वगैरह पैकेजिंग वगैरह में जो फ्रोजाइल आइटम होते हैं, ग्लास वगैरह के आइटम होते हैं, उनको जो है प्लास्टिक से रैप किया जाता है, प्लास्टिक जो एयर बबल वाले प्लास्टिक होते हैं उनसे रैप वगैरह किया जाता है, ताकि वहां पर भी कुशन वगैरह का काम करें। जैसे मान लो जो भी पार्सल है वो थ्रो किया गया, ठीक है ना, तो गिरेगा जब उनकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम मिल जाए उनको, ठीक है ना, जीरो वेलोसिटी होने में, ठीक है, तो वो कुशन का काम वहां पर करते हैं, इस वजह से वो लगाए जाते हैं, या फिर क्लॉथ वगैरह उसमें लगाया गया है, या फिर लूज जो है पेपर लगाए गए हैं, ऐसा भी किया जाता है वहां। चलिए, तो बेसिकली हर जगह जो है डेल्टा टी बढ़ाने का काम चल रहा है, डेल्टा टी बढ़ जाएगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो रहेगा या इंपैक्ट ऑफ फोर्स जो रहेगा वो कम हो जाएगा, या फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सीट बेल्ट इन कार प्रिवेंट इंजरी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट बाय इंक्रीजिंग टाइम ऑफ फॉरवर्ड फॉल। ठीक है ना, मतलब अगर ये सीट बेल्ट ना होता तो ये सडनली जाकर इनका सर जो है, सडनली इनका सर जाकर, ठीक है ना, जो भी स्टेयरिंग वगैरह है उस पर जाकर हिट कर जाएगा, या फिर इनका जो हेड वगैरह जाकर, ठीक है ना, इनके सामने वाली जो सीट है उस पर भिड़ जाएंगे ये, ठीक है, और सडन ये सब कुछ होगा। और ये सीट बेल्ट होने के कारण ये स्लोली जो है इनका लेंथ इंक्रीज होगा, और ये टाइम मिल जाएगा, यहां से यहां जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, टाइम इंक्रीज होने के कारण फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, और फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज हो गया, हमको समझ में आ रहा है। सो दैट फोर्स डिक्रीजेस बिकॉज स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट, ठीक है ना, स्लाइटली स्ट्रेचेबल रहते हैं और इनकी लेंथ भी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। सो द पैसेंजर मे आइदर नॉट गेट इंजर्ड एट ऑल, ठीक है ना, मे गेट लेस इंजरी, तो लेस इंजरी आएगा इससे, ठीक है ना, क्योंकि इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया, फोर्स की वैल्यू कम हो गई, टाइम ज्यादा बड़ा हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए, अदरवाइज इनका सर जो है डायरेक्ट जाकर कोलिजन करता, ठीक है ना, फ्रंट वाली सीट या फ्रंट वाले जो भी स्टेयरिंग वगैरह रहेगी उनसे, और सडन जो है डेल्टा पी जीरो होगा और टाइम बहुत कम हो जाएगा उस केस में, तो टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो हम जो है टाइम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, इस वजह से ये सीट बेल्ट वगैरह लगाया गया है। बेसिकली सडन फॉरवर्ड फॉल नहीं कर रहे हैं, सडन फॉरवर्ड फॉल नहीं कर रहे हैं, बस इतना दिमाग में रखना है हमें, ठीक है, ये सेंटेंस दिमाग में रखना है लिखते समय आंसर, ठीक है ना, सडन फॉरवर्ड में फॉल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सीट बेल्ट, ठीक है, सो दैट टाइम गेट इंक्रीज्ड, ठीक है ना, और फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। यहां देखना, अ क्रिकेट बॉल हर्ट मोर देन अ टेनिस बॉल बिकॉज इट हैज मोर मास एंड देयरफॉर मोर मोमेंटम एट सेम स्पीड। ठीक है, ये तो सिंपल है कि
जो भी क्रिकेट बॉल रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, ठीक है ना, और टेनिस बॉल जो है लूज रहेंगे, ठीक है ना, और इनका मास भी ज्यादा होता है, इनका मास कम होता है। तो दो रीजन है, एक तो ये रिजिड है, ठीक है ना, क्रिकेट बॉल ज्यादा रिजिड है और इनका मास ज्यादा है, दो रीजन है इसमें, ठीक है ना। तो लूज भी है ये मास भी ज्यादा है क्रिकेट बॉल का, और हार्ड भी है। तो हार्ड होने के कारण इनकी वेलोसिटी, जब जैसे मान लो किसी वॉल से कोलिजन हो रहा है, इनकी वेलोसिटी जो है सडन जीरो होगी, ठीक है ना। और ये लूज है तो यहां पर जब ये कोलिजन होगा तो थोड़ा सा ये कॉम्प्रेस भी होंगे, ठीक है ना, तो टाइम बढ़ जाएगा, और मास भी इनका कम है। तो दो इफेक्ट है यहां पर, एक तो मास भी कम है टेनिस बॉल का, और टेनिस बॉल रबर लाइक मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है ना, तो रबरी मटेरियल थोड़ा सा कॉम्प्रेस भी होंगे, ठीक है ना, तो वहां पर टाइम बढ़ जाएगा। तो मोमेंटम भी कम है इनका, और रबर से बने हुए हैं, इलास्टिक नेचर है इनका, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रेस भी होंगे। तो दो रीजन के कारण इनका इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम रहेगा, समझ रहे हैं ना, मास कम है और मोमेंटम कम है, ठीक है। यहां पर मास ज्यादा है, इनका मास ज्यादा होने के कारण मोमेंटम ज्यादा है, और मोमेंटम के कारण जो है इनका जो है फोर्स ज्यादा लगेगा। और दूसरा रीजन ये रिजिड है, रिजिड होने के कारण भी फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा रहेगा क्योंकि डेल्टा टी बहुत कम होगा, समझ रहे हैं। स्टेट द रीजन व्हाई ए बुलेट ऑफ स्मॉल मास फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन बी फेटल। तो फेटल का मतलब है कि कॉजेज डेथ, ठीक है ना। तो बुलेट जो है इनका मास बहुत कम है, लेकिन मास कम होने के कारण भी ये डेथ क्यों कॉज कर रहे हैं, क्योंकि मास तो कम है लेकिन इनका वेलोसिटी बहुत हाई है। वेलोसिटी हाई होने के कारण इनका मोमेंटम हाई हो गया, इस वजह से ये डेथ कॉज करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा रीजन आप लिखना कि स्पीड इज वेरी हाई, ठीक है ना, इनका स्पीड जो है अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर पर सेकेंड ऑर्डर के होते हैं, ठीक है ना। स्पीड हाई होने के कारण जो है ये मोमेंटम हाई रहेगा, और मोमेंटम हाई रहेगा तो डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ बुलेट विथ अ मास 4 ग्राम is fired with a velocity 50 meter per second and penetrate a wall depth 10 centimeter. Calculate the average resistance force offered by wall. तो यहां पर अगर हम सोच रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से निकाल लेंगे, तो डेल्टा टी पता नहीं है, टाइम नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये तो आप टाइम टाइम कैलकुलेट करो, उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हमारे पास फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें, मास तो पता ही है हमें, ठीक है ना। तो ये ज्यादा आसान लग रहा है हमें, तो हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन्होंने ट्रेवल किया, इनिशियल स्पीड 50 थी, ठीक है ना। तो मान लो ये एक 10 सेंटीमीटर है ये, यहां पर बुलेट की स्पीड कितना है, u इज इक्वल टू 10, फाइनल ये 50, u इज इक्वल टू कितना है 50, ठीक है। फाइनल स्पीड कितना है यहां पर 0, v इज इक्वल टू कितना है 0, डिस्टेंस मूव्ड कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कितना है 0.1 मीटर, मीटर में एसआई में सब कुछ रखना है, समझ रहे हैं ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एसआई में पहले कैलकुलेशन करेंगे हम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं हम एक्सेलरेशन के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 2a, s कितना है 0.1। तो यहां से ध्यान से देखना एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है ना, 0.2a 50 इंटू 50, यहां माइनस भी रहेगा, तो एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव में आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन है ये, बुलेट स्लो डाउन कर रहे हैं, हमको दिख भी रहा है यहां स्लो डाउन हो रहे हैं। ये 0 यहां से हटेगा तो यहां पर बन जाएंगे एक 0, ठीक है ना। ये 2 कट कर रहे हैं तो ये 25 बना देगा, और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125, और डबल 0 तो है ही, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन मिल गया हमें, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 4 ग्राम, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये रहा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल गया हमें आंसर 1 2 1 2, और 2 5 5 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा ये 25, 25 इंटू 250 माइनस 50, ठीक है ना, न्यूटन मिल जाएगा, 50 न्यूटन का फोर्स, समझ गए।
हाउ विल द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द वॉल चेंज इफ a bullet of 5 gram strike with a velocity 40 meter per second? Provide a reason to justify your answer. अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अगर मान लो इस बुलेट की वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है ना, और ये बुलेट का मास इंक्रीज करके 5 ग्राम हो जाए, वेलोसिटी कम हो गया और मास बढ़ गया थोड़ा सा। अब पूछ रहे हैं कि पेनिट्रेशन का डेप्थ कितना होगा, कितना डेप्थ तक ये पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों केस में फोर्स तो ये वॉल लगा रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स तो ये वॉल लगा रहे हैं, तो वॉल का जो फोर्स होगा वो दोनों केस में हम सेम मान के चलेंगे, ठीक है ना। वॉल का जो फोर्स होगा वो हम सेम मान के चलेंगे कि यहां पर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा था, ठीक है ना, ये जो कैलकुलेट किया हमने 50 न्यूटन का फोर्स, और दूसरे केस में भी 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं। तो दोनों जगह 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो है, जो रिटार्डेशन होगा सेकेंड टाइम्स, वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स जो है कितना है 50 या -50 रोकने वाला फोर्स है ये, इज इक्वल टू मास कितना है 5 डिवाइडेड बाई 1000, ये केजी में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये 5 से 5 कट जाएगा और एक्सेलरेशन कितना मिल गया, ध्यान से देखना, माइनस, ठीक है ना, 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है, थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ध्यान देखना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर, ये स्पीड कितना है 40 है इस बार, तो 40 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हमने कैलकुलेट किया, तो -10,000, ठीक है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो है यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ध्यान देखना, इसको उधर ले चलेंगे तो आ जाएगा 20,000 a, सॉरी, इनको उधर ले चलेंगे तो आ जाएगा 20,000 s, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस, और इनको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा 20,000 s, और 20,000 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 20,000 को जब डिवाइड करेंगे हम यहां, ठीक है ना, तो 00 गेट कैंसिल, ये आ गया मीटर में, ठीक है ना, ये आ गया मीटर में। और अगर इसको हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे, ये मीटर में आ गए, ठीक है ना, इंटू 100 करेंगे, ये 2 जीरोस जो है गायब हो जाएंगे और मिल जाएगा हमें 8 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, फॉर मल्टीपल फोर्सेस। जैसे मान लो एक बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, और हमें पता है बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन रहेगा उस डायरेक्शन के फोर्सेस को बोल देंगे हम चलाने वाला फोर्स। वैसे बोलना चाहिए सपोर्टिव फोर्स, लेकिन चलाने वाला रोकने वाला ही ज्यादा यूज करते रहेंगे हम यहां पर भी और 11th क्लास में भी, इस वजह से हम यहां लिख रहे हैं चलाने वाला फोर्स। हम चलाने वाले फोर्स को एफसी से लिखते हैं, और रोकने वाला फोर्स जो अपोजिट टू एक्सेलरेशन लगेगा उसको लिखेंगे हम एफआर से, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये बेसिकली नेट फोर्स है, ये NLM2 ही है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है ना। चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोइंग कार्ट। यहां पर कार्ट है, कोई ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे गए हैं और इनका मास दिया गया है 3 kg, ठीक है, और इधर 50 न्यूटन लग रहा है, इधर 30 न्यूटन लग रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन किधर होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये चलाने वाला हो जाएगा, तो हम लिखेंगे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, मिल गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हमें क्या करना है, चलाने वाला फोर्स
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रहते हैं, रोकने वाला फोर्स अपोजिट टू द एक्सेलरेशन रहते हैं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन रोप बिटवीन द कार्ड। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो ये सिस्टम है, 2 ब्लॉक का सिस्टम है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे NLM सेकेंड ऑन सिस्टम, हम जो है NLM2 लगा रहे हैं ऑन सिस्टम। सिस्टम पर चलाने वाला फोर्स देखना ध्यान से, सिस्टम को चलाने वाला फोर्स 50 न्यूटन, रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला सिस्टम को कोई नहीं है, ठीक है ना। तो चलाने वाला 50 है, रोकने वाला कोई नहीं है, इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मास कितना है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5 kg, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5 kg चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया एक्सेलरेशन। अब ध्यान समझना, एक्सेलरेशन तो मिल गया, हमें निकालना था यहां टेंशन। तो याद करो टेंशन जब हमने पढ़ाया था तो हमने बोला था कि कट द स्ट्रिंग, ट्राई टू ज्वाइन बोथ पार्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है ना, कट द स्ट्रिंग एंड ट्राई टू ज्वाइन बोथ पार्ट। तो यहां पर इसको कट करो और दोनों साइड को ज्वाइन करो, ठीक है ना। अब जो है ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, अब जो है हम NLM इस पर लगाएंगे, इनको नहीं लगाएंगे, इन पर नहीं लगाएंगे, टोटल सिस्टम पर नहीं लगाएंगे, इन पर केवल NLM लगाएंगे, बस केवल और केवल इस पर। तो हम लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान देखना, NLM सेकेंड ऑन 2 kg, ठीक है ना। तो 2 kg पर लगा रहे हैं हम। तो 2 kg को चलाने वाला फोर्स कितना है, देखो 2 kg को चलाने वाला फोर्स कितना है, टेंशन। आप बोलोगे नहीं नहीं 2 kg को तो ये भी चला रहे हैं, तो ये 2 kg पर लगे ही नहीं है, ये जो है 2 kg पर लगे ही नहीं है। 2 kg पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है इधर, कुछ mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, कुछ नॉर्मल रिएक्शन वगैरह यहां व्हील्स पर लग रहे होंगे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन को हम स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। हम किस डायरेक्शन के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो है चलाने वाला फोर्स टेंशन है, रोकने वाला कोई है नहीं, इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यही रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन यही रख देते हैं हम, ठीक है। तो टेंशन कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते थे, इस पर अगर हम NLM लगाएं, ध्यान देखना, इस पर हम NLM लगा रहे हैं, ठीक है ना, NLM ऑन NLM सेकेंड ऑन 3 kg। तो 3 kg को चलाने वाला फोर्स कितना है, देखो 50 न्यूटन, ठीक है ना। 3 kg को रोकने वाला फोर्स कौन सा है, T, ये रोक रहे हैं, देखो इधर लग रहे हैं, ये एक्सेलरेशन इनका इधर है लेकिन ये रोक रहे हैं, तो रोकने वाला टेंशन हो जाएगा इनको, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया था हमने 10, तो यही 10 रख दो यहां। तो यहां से मिल जाएगा हमें, टेंशन इधर ले आओ और 30 को उधर ले जाओ, तो टेंशन आ जाएगा कितना 20 न्यूटन। तो चाहे आप NLM इस पर लगाकर कैलकुलेट करें तब भी आ जाएगा आंसर, चाहे तो आप NLM 2 kg पर लगाकर कैलकुलेट करें तब भी आ जाएगा आंसर, आंसर सेम ही रहेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट ये देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, ऑल्सो फाइंड टेंशन फोर्स। पॉज करके इसको सॉल्व करो। अब हम आगे चलते हैं, तो ध्यान देखना, हम लगा रहे हैं NLM सेकेंड ऑन सिस्टम, ठीक है ना। तो चलाने वाला फोर्स कितना है, देखो ये बड़े हैं तो चलेंगे इधर सिस्टम, तो चलाने वाला 50 न्यूटन, रोकने वाला कितना है 30, इज इक्वल टू मास कितना है इसका 5 kg इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ध्यान देखना 20 डिवाइडेड बाई 5, मिल गया हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें निकालना था टेंशन भी, तो टेंशन के लिए कट द स्ट्रिंग, ट्राई टू ज्वाइन बोथ पार्ट। तो किसी के भी FVD से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी पर भी NLM लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको इजी लग रहा है इस पर कैलकुलेट करना, तो हम लिखेंगे
NLM सेकेंड ऑन 3 kg, ठीक है ना। चलाने वाला फोर्स 50 माइनस रोकने वाला 30, ये टेंशन T, हमें आइडिया नहीं कितना है ये, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया हमने, 4 यूज कर लो। पहले टेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले हमें एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये। तो यहां पर जो है टेंशन कितना मिल जाएगा हमें, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, 1 मिनट, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पर 4, जो मिला था हमें 12 आ गया। टेंशन इधर ले आओ, इनको उधर ले चलते हैं, तो टेंशन आ जाएगा 50 माइनस 12, 50 माइनस 12 इज 38 न्यूटन, मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। चाहे तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। चलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर भी, ध्यान देखना। इसको अब चलाने वाला कौन सा है फोर्स, इनको चलाने वाला फोर्स कौन सा है, इनको चलाने वाला टेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 30 न्यूटन नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे टेंशन माइनस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन विच इज 4। तो यहां पर आ जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38 न्यूटन। समझ गए? चलिए इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन 5 वैगन ईच ऑफ मास 2000 kg, ठीक है ना, सभी के मास 2000 kg हैं, along horizontal track. If engine exerts force 40,000 न्यूटन, इंजन फोर्स लगा रहे हैं 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, ट्रैक जो है 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, देन कैलकुलेट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स पहला कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करना है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन वैगन 1 एंड 2, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स भी बताना है हमें, समझ रहे हैं। तो यहां पर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो हम बोलेंगे नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना रहता है, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, ठीक है ना। तो ये चलाने वाला हो गया 40,000 और रोकने वाला 5,000, ये मिलके बना देंगे 35,000 न्यूटन या फिर 35 किलो न्यूटन, दोनों करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन बताना है ट्रेन का, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस ध्यान से मास टोटल रहेगा, ठीक है ना। अगर ये फोर्स टोटल ले रहे हैं तो ये भी जो है टोटल रहेगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया तो 35,000 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल मास, जितना भी मास है ना ट्रेन का मास, और ये जो पांचों जो है इसमें वैगन्स लगे हुए हैं इनका भी, बोगी का भी मास इसमें ऐड करेंगे हम, तो मास में क्या हो जाएगा, 8,000 तो इनका है और 2,000 ईच और 5 है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और 8,000 18,000 इंटू एक्सेलरेशन है, और इधर है 35,000, तो 0 0 0 ये कट गए और आ जाएगा कितना, 35 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ये इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, और डिवाइड करके एग्जैक्ट डेसिमल भी निकाल सकते हैं हम आंसर, समझ गए। चलिए तो मिल गया हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच में टेंशन फोर्स कितना है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां स्ट्रेच लग रहा है, ठीक है ना, ये इसको खींच रहे होंगे, ये इसको खींच रहे होंगे, तो इनका एफबीडी बना रहे हैं, ध्यान से देखना, इनका एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है ना। या फिर हम बोलेंगे एनएलएम, ठीक है ना, एनएलएम ऑन 4 वैगन, हम ऐसे लिखेंगे एनएलएम ऑन 4 वैगन, ठीक है। तो एनएलएम ऑन 4 वैगन जब लगाएंगे हम, तो हम लिखेंगे एफ चलाने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ चलाने वाला हमें नहीं पता है, वही निकालना है। मास कितना हो जाएगा, तो जिस पर एनएलएम लगा रहे हैं उसी का मास रखना होता है हमें,
ठीक है ना। तो एनएलएम 4 वैगन पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो 4 वैगन है इन पर हम एनएलएम लगा रहे हैं, तो इन्हीं चारों का मास लिखेंगे बस अब हम, ठीक है ना। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें पहले से ही पता है, तो यहां वही एक्सेलरेशन रख देंगे, एक्सेलरेशन हटाकर 35/18, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे अच्छे से तो मिल जाएगा हमें आंसर। तो यहां इसको कट कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा हमें 9, और 4 मल्टीप्लाई बाई 35 करेंगे तो मिल जाएगा 140, और जीरोस 3 तो हैं ही वो वाले, और डिवाइडेड बाई 9। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, आप डिवाइड करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये न्यूटन में आ जाएगा फोर्स। समझ गए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो 9 क्लास में कम आएंगे, लेकिन एक बेसिक के लिए हम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई एंट्रेंस एग्जाम दें आप, उसके लिए हम देख रहे हैं बस केवल। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे एनएलएम अलोंग स्ट्रिंग लगाते हैं हम, ठीक है ना। ये अभी हम बता रहे हैं, ये हम 11th में भी यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम देख रहे हैं बस केवल एनएलएम अलोंग स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग देखो, चलाने वाला फोर्स इधर कितना है 30 न्यूटन, इधर ये रोकेंगे 20 न्यूटन, चलेगा ये इधर ही, ये इधर चलेगा एक्सेलरेशन ए से, और इनका भी एक्सेलरेशन ए रहेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग, ये एक ट्रिक है कि अलोंग द स्ट्रिंग चलाने वाला फोर्स, अलोंग द स्ट्रिंग रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकाल सकते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अलोंग द स्ट्रिंग हम एनएलएम लगा रहे हैं, एनएलएम 2 बेसिकली यहां पर लग रहा है। तो चलाने वाला फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, चलिए इधर रहे हैं, ये रोकने वाला फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग, इज इक्वल टू मास, मास टोटल, दोनों का मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा ये 10 और ये हो गए 5, डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और बताना है हमें कि टेंशन भी कितना होगा, इसमें टेंशन भी कैलकुलेट करना है, मासलेस स्ट्रिंग है, टेंशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां टेंशन, इस ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इस वाले ब्लॉक पर भी टेंशन ऊपर लग रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर टेंशन मान लो हमें कैलकुलेट करना है, ये T1 है, ये T2 मान लेते हैं। वैसे तो 11th क्लास में देखेंगे कि T1 T2 बराबर रहेंगे, अभी के लिए हम T1 कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान देखना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इन पर हम एनएलएम लगा रहे हैं, ध्यान देखना, एनएलएम सेकेंड ऑन 3 kg, 3 kg पर हम एनएलएम सेकेंड लगा रहे हैं। तो ध्यान देखना, इनको चलाने वाला फोर्स, इनको चलाने वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन, इनको रोकने वाला, ये टेंशन जो है इनको रोकेगा, ये टेंशन इनको रोकेगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं हम 2, तो यहां रख देते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ध्यान देखना, T1 की वैल्यू, तो ये मिल जाएंगे 24 न्यूटन। अच्छा आप बोलोगे T2 निकालो, मान लो हम T2 से कैलकुलेशन करते, तो ध्यान से सुनना, अगर हम 2 kg का एफवीडी देखें, 2 kg पर लगने वाले फोर्सेस देखें कौन कौन से हैं, तो एक 20 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, एक T2 अपवर्ड लग रहा है। इसको चला कौन रहा है, तो अपवर्ड में एक्सेलरेशन है, तो चलाने वाला फोर्स T2 है। तो अगर हम इस पर एनएलएम लगाएं, ध्यान देखना, इस पर एनएलएम लगाएं, तो हम बोलेंगे T2 चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का उतना ही मैग्नीट्यूड है। तो T2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, T2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा 24 न्यूटन। तो यहां से भी 24 आ रहा है, और T1 जब निकाला था यहां से भी 24 आ रहा है, इसका मतलब टेंशन बराबर ही होगा, कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते थे हम, ठीक है। चलिए तो इसको पॉज करके लिखना हो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। एनएलएम सेकेंड अलोंग स्ट्रिंग लगा रहे हैं यहां पर हम, और फिर जो है एनएलएम इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर लगा दिया हमने टेंशन के लिए। अ यूनिफॉर्म ब्रेकिंग फोर्स ऑफ
2000 न्यूटन is applied to wheel of 1000 kg car traveling at speed 13 मीटर पर सेकेंड, what is the braking distance? ठीक है ना, what would be the braking distance? ठीक है ना, b at twice speed। ठीक है, तो अभी के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस बताना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और जब स्पीड डबल हो जाएगी तब ब्रेकिंग डिस्टेंस बताना है हमें। ठीक है, तो जो भी कार रहेंगे, ठीक है ना, जो भी कार है ये, इनिशियल वेलोसिटी इनकी कितनी है 13 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, v कितना रहेगा, v हो जाएगा 0 क्योंकि ये रुक जाएंगे। u कितना है, u कितना है 13। ठीक है ना, और हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है s कितना होगा। फोर्स बताया गया है कि इतना न्यूटन लग रहा है और मास इतना है। तो ये फोर्स ध्यान से देखो, ये चलाने वाला फोर्स है कि रोकने वाला फोर्स है, ये चलाने वाला फोर्स है कि रोकने वाला फोर्स है, गेस करो। तो ये फोर्स जो है 2000 ब्रेक वाला फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स है, तो ये रोकने वाला फोर्स होगा। ठीक है ना, 2000 न्यूटन, समझ रहे हैं। तो यहां चलाने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, चलाने वाला फोर्स कितना है 0, रोकने वाला फोर्स कितना है 2000 इज इक्वल टू मास 1000 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना मिल गया, ध्यान देखना, एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, अच्छा, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर 13 स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो है कितना है इसमें -2 है, तो ध्यान से -2 रखेंगे हम। ठीक है ना, और स्टॉपिंग डिस्टेंस इसको इधर लेकर आओ, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना मिल जाएगा 13 इंटू 13 169 डिवाइडेड बाई ये 4 -4, उधर जाएंगे तो +4 बना देंगे, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा मीटर। ये मिल जाएगा हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, अगर हम स्पीड डबल कर दें, ठीक है ना, स्पीड अगर हम डबल भी कर देंगे तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम फॉर डबल स्पीड। ठीक है ना, या फिर लिखेंगे एट डबल स्पीड। तो डबल स्पीड के लिए देखेंगे तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाई 13 स्पीड हो गया, u हो गया, डबल स्पीड हो गया है, उनका स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2 ही रहेगा, s2। ठीक है ना, ये s1 है मान लो, कैलकुलेट किया था हमने, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं s2। तो s2 कितना मिल जाएगा, ध्यान देखना, s2 इज इक्वल टू, तो इनका स्क्वायर यहां हो जाएगा 4 इंटू 169 डिवाइडेड बाई ये -4 उधर जाएगा तो +4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 169 मीटर। तो डिस्टेंस जो है जो पहले आया था उससे 4 गुना बढ़ गया। इसको सॉल्व करने का एक आसान मेथड भी देखेंगे हम। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का एक आसान मेथड देखेंगे हम जब हम पढ़ेंगे वर्क डन। ठीक है ना, वर्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब हम, तो और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखना, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। तो हमें डेफिनेशन पता है कि dp बाई dt, dp बाई dt क्या होता है, फोर्स होता है। ये हमें डेफिनेशन पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये डेफिनेशन पता है हमें। dt को आप यहां से हटाओ और dt को इधर लेकर चले आओ, ठीक है ना, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो ये dp का इंटीग्रेशन क्या देता है, डेल्टा p। ठीक है ना, और ये क्या होगा, f dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से t2। तो ये बेसिकली क्या है, ये ft का अंडर एरिया ही तो है, समझ रहे हैं ना। तो चेंज इन मोमेंटम देगा एरिया अंडर ft कर्व, चेंज इन मोमेंटम देगा, और चेंज इन मोमेंटम का नाम जो है इंपल्स होता है। इसको मेनली हम 11th क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम के लिए, चेंज इन मोमेंटम इतना बड़ा वर्ड है, इसके लिए एक अलग वर्ड बना लिया गया, समझ लो, इंपल्स। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। तो एरिया अंडर ft कर्व जो है क्या देगा हमें, इंपल्स देगा। ये जैसे सिंपल जो है, ध्यान समझना, याद करो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी। ठीक है ना, और वेलोसिटी टाइम का
वेलोसिटी टाइम का अंडर एरिया क्या देता था? वेलोसिटी टाइम का अंडर एरिया क्या देता था? डेल्टा एक्स। तो वैसे ही यहां पर, ठीक है ना, वैसे ही यहां पर हमें मिल गया है मोमेंटम वर्सेस टाइम। मोमेंटम वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देगा? फोर्स। मोमेंटम वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देगा? फोर्स। और फोर्स वर्सेस टाइम का अंडर एरिया क्या देगा? फोर्स वर्सेस टाइम का अंडर एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये हमने देख लिया। पॉज करके आप इसको लिखना हो तो लिख लो, लिख ही लो, अच्छा रहेगा। ये तो वही है, ठीक है ना। एक सेंटेंस चाहे तो ये लिख लेना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। एक स्पेशल केस देख रहे हैं, अगर कांस्टेंट फोर्स हुआ, ठीक है ना, अगर कांस्टेंट फोर्स हुआ, इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट फोर्स हुआ, तो यहां पर जो एरिया होगा दैट इज, ध्यान से देखना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये रेक्टेंगल बन जाएगा, एरिया निकालना बहुत आसान है। तो दिस हाइट इंटू डेल्टा टी, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम डेल्टा पी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। डेल्टा पी निकालना है, हम बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी कर दो, मिल जाएगा। वैसे भी हमें आइडिया है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। तो यहां से डेल्टा टी हटाओ और इसमें मल्टीप्लाई कर दो लाकर, ठीक है, यही बन जाएगा। तो पॉज करके इसको लिख लेना, इफ फोर्स इज कांस्टेंट करके, ये अलग से। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक बार हम रीड कर देना, फिर आप गेस करना कौन सा करेक्ट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, अ बॉडी मे हैव कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस फोर्स, ठीक है ना, अ बॉडी मे हैव कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस फोर्स, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अ बॉडी मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट, अ बॉडी मे हैव नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स। और चौथा स्टेटमेंट है, अ बॉडी मे हैव जीरो वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। तो पॉज करके इसको देखो ध्यान से, इसमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, अ बॉडी मे हैव कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पर अगर मस्ट होता तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहता, और मस्ट स्टेटमेंट अगर मे बी में लिखा जाए तो फॉल्स कर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, अ बॉडी मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी +2 हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी 0 भी हो, 0 इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो है करेक्ट रहेगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ बॉडी मे हैव नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस फोर्स, मे हैव नॉन जीरो, ठीक है ना। तो मे बी में नॉन जीरो करेक्ट है, समझ रहे हैं ना। मे बी जीरो, मे बी नॉन जीरो, मे बी जीरो, मे बी नॉन जीरो, तो मस्ट बी नॉन जीरो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो मे बी नॉन जीरो करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहां पर वेलोसिटी अगर बैलेंस्ड फोर्स रहेगा, बैलेंस्ड फोर्स रहता है तो वेलोसिटी +2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो +2 के केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो मे बी में करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ बॉडी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड वाला भी। अ बॉडी मे हैव जीरो वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स, अ बॉडी मे हैव जीरो वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स, सही है ये भी, ठीक है ना। जीरो फोर्स हो सकता है, ये जीरो वेलोसिटी हो सकती है जब नेट फोर्स जीरो रहेगा, ठीक है ना। नेट फोर्स जीरो रहेगा तो ये तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर बॉडी रेस्ट पर रहेंगे, ठीक है ना, एनएलएम फर्स्ट में देखा था हमने। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट केवल पहला स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एनएलएम 3, ठीक है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह के क्वेश्चन उसमें देखेंगे हम, ठीक है।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।